हेलो एंड वेलकम टू इंडिया डीएनए। आज के इस वीडियो में अपन एनालिसिस करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री का। राजस्थान जेई के स्टूडेंट्स के लिए, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए एक एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से समझेंगे, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक की ट्रिक बनानी है, कौन से टॉपिक के वन लाइनर बनाने हैं, कौन से टॉपिक में जो है आप रिस्क ले सकते हो, कुछ चीजें छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बड़ी बारीकी से सारी चीजें देखेंगे। और जो मैंने आपको प्लानिंग और स्ट्रेटेजी राजस्थान जेईई की बताई थी लास्ट वीडियो में, उसी के हिसाब से पूरा एनालिसिस अपन करेंगे और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि उस प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको टॉपिक्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वेटेज देख लेते हैं कि राजस्थान की हिस्ट्री का राजस्थान जेईई में कितना वेटेज है। ठीक है, यहाँ पे 11 से 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाई। आपके 4 पेपर हुए थे, 2 टीएसपी, 2 नॉन टीएसपी, डिग्री एंड डिप्लोमा। उन चारों पेपर को आप देखते हो तो 11 से 14। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, किसी में 11 भी पूछे तो किसी में 14 भी पूछे। आप जो है मान के चलो कि आपको 12 से 13 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे राजस्थान की हिस्ट्री में 40 में से। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? ज्योग्राफी का, और दूसरे नंबर पे रहता है हिस्ट्री का। लेकिन ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा रहता ना, तो ज्योग्राफी में भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, डेटा बहुत ज्यादा है, वो जो वेटेज ज्यादा है तो भाई वो टफ भी है। ठीक है, यहाँ पे जो 12 से 13 क्वेश्चन है ना, बड़ी आसानी से कवर कर सकते हो क्योंकि टॉपिक बहुत सिलेक्टेड है, क्वेश्चन भी बिल्कुल फिक्स है। हर टॉपिक में 10-12 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो 10-12 नंबर आपके होने वाले ना, यहाँ पे 12-13 क्वेश्चन आएंगे, 10-12 आराम से सही हो जाएंगे, 10 नंबर आप हिस्ट्री में आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री मेरे हिसाब से सबसे सही है राजस्थान जीके में। अब अपन देखो एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपका जो सिलेबस लिखा हुआ ना, उसके अंदर लगभग 11 टॉपिक लिखे हुए, लेकिन सीक्वेंस ये नहीं है। मैंने यहाँ पे जो सीक्वेंस सेट करी ना, आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है, अपनी नोटबुक में लिख लो। ऐसा क्यों? देखो सीक्वेंस सेट करने के पीछे 3 रीजन है, ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही लॉजिकल है। पहली चीज तो ये है कि वो टॉपिक छोटा होएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, वो इजी भी होएगा बाकी टॉपिक से, और तीसरी चीज क्या है भाई, क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। मतलब 100% क्वेश्चन आएगा, टॉपिक छोटा है और आसान भी है, तो उस टॉपिक को मैंने पहले लिया है। आपको इसी सीक्वेंस के साथ चलना है। ठीक है, सबसे पहले अपने एकीकरण की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ था। ठीक है, देखो राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल, इन दोनों को आपको नोट से पढ़ना, चाहे किसी के भी नोट लेना ना, चाहे तो मेरे ले लेना, बुक से मत पढ़ना। बुक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होएगा और पूरे चांस है कि अगर बुक से पढ़े कंफ्यूज हुए तो क्वेश्चन गलत होएगा। ठीक है, एकीकरण से भाई एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा जाएगा। 100% है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन स्किप हो ही नहीं सकता, एक तो मिनिमम पूछा जाएगा, 2 भी पूछ लेते कभी कभार। ठीक है, ये बात हो गई इसके वेटेज की। अब इसमें पढ़ना क्या है, देखो वो है मेन चीज। देखो एकीकरण है ना, जो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। सातों के साथ आपको डिटेल में पढ़ने, किस सीक्वेंस के साथ पढ़ने है वो थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 7 चरण हुए थे ना, उनकी एक टेबल बनेगी। ठीक है, जो बुक में नहीं दी होगी, आपको नोट्स में दिए होंगे, मेरे नोट्स में तो है। 7 चरणों की टेबल बनेगी, चरण 1 से लेके 7 ऐसे लिखा होगा, और उनमें क्या लिखा होगा भाई, इधर लिखा होगा रियासतें। कौन से चरण में कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको हर चरण की रियासतों का याद रखना है, कौन से चरण में कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई, वो सीधा सीधा पूछेगा। ठीक है, कि जैसे जयपुर, अलवर, अजमेर, ये कब सम्मिलित हुई थी, पहले चरण में हुई कि दूसरे चरण में हुई, इस तरीके से। तो इस टेबल में आपको चरण प्लस रियासतें प्लस समिति, ठीक है, उस चरण में कौन सी समिति थी, 3 चीजें हो गई, और चौथी चीज आएगी डेट्स। ठीक है, तो 4 जो कॉलम की एक टेबल बनेगी, उसको दीवार पे चिपका लेना, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, पहली चीज हो गई ये। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे 4 ट्रिक बनेगी भाई, स्टैंडर्ड ट्रिक बनेगी 4, जिनको तुमको रट लेना है। ठीक है, वन लाइनर यहाँ पे नहीं बनेंगे, ओनली ट्रिक बनेगी। देखो ट्रिक किस किस की बनेगी, सबसे पहले बनेगी उद्घाटनकर्ता। ठीक है, 7 चरण के उद्घाटनकर्ता कौन कौन से थे, वो सीधा बोलेगा कि पहले चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था। ठीक है, उद्घाटनकर्ता की एक ट्रिक बनेगी। उसके बाद में जो राजधानी है, ठीक है, राजधानी, हर चरण की एक राजधानी है, वो राजधानियों की एक ट्रिक बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखो हर जो चरण है उसका एक राज प्रमुख होएगा। ठीक है, एक राज प्रमुख होएगा, एक होएगा प्रधानमंत्री। मतलब 4 चीजें हो गई, उद्घाटनकर्ता, उसके बाद में तुम्हारे पास में राजधानी, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, ये 4 ट्रिक बनेगी। इन 4 ट्रिक को कैसे यूज करना वो मैंने तुमको कल बताया था स्ट्रेटेजी में, तो यहाँ पे आपको ट्रिक लिख लेनी है। ठीक है, और उसके साथ डेट्स वगैरह सारी याद कर लेनी है। देखो क्वेश्चन कहां से बनेगा,
या तो इस टेबल से क्वेश्चन बनेगा या फिर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। 100% दो ही जगह से क्वेश्चन बनता है, तीसरी जगह से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम होते हैं, रेयर पूछते हैं, आरएएस में पूछ लेते हैं, ठीक है। वो क्या है कि सातों चरण को आप डिटेल में पढ़ो। जब आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको एक एक चरण के बारे में डिटेल में दिया होगा, लेकिन आपको उतने तक जाना नहीं है, आपके पास टाइम होना तब तो आप डिटेल में पढ़ना, नहीं तो आप इतना कर लेना पूरे चांस है इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। लेकिन गलत होता है यहाँ पे, 100% गलत होता है। देखो कितनी चीजें आ गई, 4 तो ये आ गई और एक टेबल आ गई, आप कंफ्यूज हो जाओगे आराम से कि यार कौन से चरण में क्या हुआ था, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको सबसे पहले तैयार करना है, आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी, इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और ये जो टेबल है ना, इसको साइड में रख के चिपका लेना भाई, है ना। यहाँ पे वन लाइनर जैसा कुछ नहीं बनेगा, ओनली ट्रिक बनेगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी तुम्हारे पास में एकीकरण की, तुमको एकीकरण में क्या पढ़ना है। अब बात करते भाई प्रजामंडल, ठीक है। प्रजामंडल से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रजामंडल बड़ा टॉपिक है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे, स्किप होने का कोई चांस नहीं है, 2 तो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन देखो यहीं पे हो गए। बहुत सारे लोग जो हिस्ट्री में भाई राजवंश को समझ के चलते हैं कि यार राजवंश ही हिस्ट्री है, लेकिन राजवंश से पहले देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हो गए। अब बात करते हैं प्रजामंडल की। प्रजामंडल में क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि प्रजामंडल है भाई 17, ठीक है। अब तुमको 17 को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मेन चीज है। 17 पढ़ने बैठ गए ना तो पागल हो जाओगे तुम, ठीक है। मैं बताता हूँ तुमको क्या क्या पढ़ना है, कौन से को डिटेल में पढ़ना है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये होना चाहिए कि 17 प्रजामंडल कौन से थे, मतलब 17 प्रजामंडल कौन से थे। वो सीधा बोलेगा निम्न में से कौन सा प्रजामंडल नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको 17 के नाम पता होने चाहिए, इसकी बनेगी ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ट्रिक बनेगी 17 प्रजामंडल की। उसके बाद में स्थापना डेट, ठीक है, कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, उसकी भी एक ट्रिक बनेगी, ठीक है। वो प्रजामंडल का नाम आपको दे देगा और स्थापना की डेट दे देगा। तो ये दोनों जो ट्रिक है ना वो आपस में रिलेटेड होगी, इनमें कोरिलेशन होगा दोनों ट्रिक के अंदर, ठीक है। एक साथ ये ट्रिक बनेगी। उसके बाद देखो तुमको अध्यक्ष याद रखने हैं, सारे प्रजामंडल के अध्यक्ष तुमको याद होने चाहिए, उसके साथ ही तुम्हें संस्थापक याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, तुम्हारे 2 क्वेश्चन बनेगा ना, एक क्वेश्चन तो इस इतने से पोर्शन में बनेगा। अगर आपने 2 ट्रिक अच्छे से याद कर ली, बार बार प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद में एक ट्रिक अध्यक्ष की, एक संस्थापक की, अगर 4 ट्रिक तुमने अच्छे से कर ली ना, एक क्वेश्चन बन जाएगा, पक्का बन जाएगा एक क्वेश्चन। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा ना वो भाई थोड़ा अलग बनेगा। उसमें तुमको क्या करना है, 17 प्रजामंडल है ना, उन 17 के 17 को डिटेल में नहीं बता, ठीक है। बुक अगर तुम देखोगे तो 17 प्रजामंडल भाई डिटेल में तुमको मिलेंगे, लेकिन तुमको पूरे नहीं पढ़ने, तुमको सिर्फ 3 पढ़ने हैं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि 90% चांस है कि अगर डिटेल में वो पूछने लगा ना तो इन्हीं 3 प्रजामंडल में से पूछेगा, बाकी में से नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये 3 मेन थे, ठीक है। ध्यान से सुनना, 3 कौन से। पहला है भाई मेवाड़, ठीक है, यही सबसे बड़े हैं और ये 3 है, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है मारवाड़, ठीक है, मारवाड़। और उसके बाद में जो है आपको पढ़ना है जयपुर, ठीक है। देखो जयपुर प्रजामंडल छोटा है, मेवाड़ और मारवाड़ बड़े हैं, लेकिन जयपुर में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 को डिटेल में पढ़ना है, बाकी 17 के 17 को पढ़ने की माथापोड़ी मत करना, याद भी नहीं रहेंगे, सच बता रहा हूँ तुमको। पढ़ भी लोगे ना तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो याद नहीं रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। आपको बस इतना कर लेना है, ठीक है। देखो कितना आसान हो रहा है, कितना शॉर्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं यार वो डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं, बाद में याद ही नहीं रख पाते, तो क्या मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन फंसेगा तो फंस जाएगा इसमें से। ये बात होगी तुम्हारे प्रजामंडल के 2 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से, ठीक है, इन ट्रिक वाले में से। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति। देखो 1857 की क्रांति ना आपके सिलेबस में उन्होंने क्या लिखा, राजस्थान, लेकिन वो इंडिया के रेफरेंस में पूछते हैं। इंडिया के रेफरेंस में तुमको डिटेल में नहीं पढ़ना, पढ़ना चाहो तो पूरी बुक मिल जाएगी, लेकिन आपको 2-3 पेज होते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे पास पढ़े वो 2-3 पेज इंडिया के रेफरेंस में है, और इसी तरीके से जो है 3-4 पेज जो है राजस्थान के रेफरेंस है। टोटल 6-7 पेज आपके होंगे, वो आपको पढ़ने। 1857 की क्रांति में से एक क्वेश्चन पक्का है, समझ के चलियो, ठीक है। एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति में से आएगा, बहुत आसान है। 3-4 डेट है वो आपको पढ़ लेनी है, 3-4 अंग्रेज है उनके बारे में पढ़ लेना है, और आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आराम से यहाँ पे पक जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में तुमको क्या करना है, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, ये भाई दोनों डिटेल में पढ़ने हैं। दोनों में से एक एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, ठीक है। दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब तुमको क्या पढ़ना है वो है मेन बात, वो बताता हूं तुमको। कौन से किसान आंदोलन को डिटेल में पढ़ना है, किसका नाम याद रखना है, किसकी डेट याद रखनी है, वो सारी चीजें बताता हूं तुमको। देखो भाई किसान आंदोलन में तुमको क्या करना है भाई, सबसे पहले जो आंदोलन पढ़ना है ना वो पढ़ना है बिजोलिया,
ठीक है। एक क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाएगा ना किसान आंदोलन में, तो 70% चांस है कि बिजोलिया से पूछा जाएगा। सोचो देखो कितने किसान आंदोलन है, लेकिन अकेले बिजोलिया में से 70% चांस बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा आंदोलन था ये। तो बिजोलिया तुमको भाई किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन को अच्छे से पढ़ना है, बाकी को पढ़ो कि नहीं पढ़ो। ठीक है, उसके बाद देखो तुमको नाम बोल देता हूँ बिजोलिया के बारे में। ये लगभग 12 है। ठीक है, 12 तुमको पढ़ने हैं थोड़ा ढंग से ना। 12 में देखो सबसे पहले पढ़ना बिजोलिया, उसके बाद पढ़ना है बेंगू, उसके बाद मतलब अलवर किसान आंदोलन, बाद में नीमू चाणा, उसके बाद मेव, उसके बाद में डाबी, उसके बाद बूंदी, और उसके बाद में तोल आंदोलन। ठीक है, और एक मारवाड़ किसान आंदोलन कटराथल। कटराथल वाला जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के संदर्भ में पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद में एक डापण कांड नागौर में हुआ था। उसके बाद में तुम्हारे लसोलिया कांड, ये धौलपुर में हुआ था। और उसके बाद में शेखावाटी किसान आंदोलन। देखो मैंने बोल दिया बहुत सारे, तुमको कुछ समझ नहीं आना तुम आराम से वीडियो को पॉज करना और लिख लेना। ठीक है, अगर तुम बुक देखोगे बहुत सारे किसान आंदोलन मिल जाएंगे, जो मैंने नाम बोले ना वो पढ़ लेना, उनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन देखे और उसके बाद सेलेक्ट करे कि कौन से में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे पढ़ने हैं, बिजोलिया को पढ़ने हैं डिटेल में। ठीक है, बाकी इतने सारे नाम जो मैंने बोले ना 12 आंदोलन के, उनमें यार 5-6 लाइनें, बस 5-6 लाइनें, और हर किसान आंदोलन में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 लाइनर लिखने हैं। यहाँ पे ट्रिक कुछ भी नहीं होगी। पूरे किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन में 1 लाइनर बनेंगे। क्यों बताऊं तुमको, पैराग्राफ बनेगा पूरा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ बनेगा। उसमें क्या लिखा होगा, कौन सा आंदोलन हुआ, कैसे हुआ, और वो आए, वहां पे सुअर आ गए, इस तरीके की रामलीला लिखी होगी। लेकिन काम की चीज होगी 1 लाइन। ठीक है, तो वो 1 लाइन तुमको 1 लाइनर लिख लेनी है। तो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन में तुमको क्या करना है, 1 लाइनर लिख लेना। एक बार पढ़ना, 1 लाइनर लिख लेना, उसके बाद काम तमाम। सिंपल बात है। ठीक है, दोबारा रिवाइज करना नहीं पड़ता, क्योंकि यह बहुत ऐसे स्टोरी टाइप है, आराम से याद रह जाएंगे। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे। उसका देखो समाचार पत्र, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ पूछा जाएगा। समाचार पत्र भाई बहुत सारे हैं, 100-200 तुमको मिल जाएंगे, लेकिन 17 इंपॉर्टेंट है, उन 17 से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। वो 17 की लिस्ट में तुमको दूंगा। समाचार पत्र भाई इसलिए पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये जो तुम्हारे किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन है ना, इनमें बहुत सारे समाचार पत्र पब्लिश हुए थे। ठीक है, तो उन लोगों ने डायरेक्ट तो नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट अच्छे से याद करके जानी है, चिपका लेनी है, 1 लाइनर बना लेने हर समाचार पत्र के, कौन सा समाचार पत्र कहाँ से पब्लिश हुआ था और किसने पब्लिश किया था। ठीक है, इतना याद रखना है समाचार पत्र में। उसके बाद देखो सभ्यताएं। ठीक है, सभ्यताओं से एक क्वेश्चन 100% है, किसी भी हालत में है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। सभ्यताएं तुमको पढ़ के जानी है सारी, हड़प्पा वगैरह जितनी होती ना, सारी डिटेल में पढ़ के जानी है। और यहाँ पे बनेंगे बहुत सारे 1 लाइनर। ट्रिक जैसा कुछ भी नहीं है, 1 लाइनर बनेंगे, सीधे सीधे एक क्वेश्चन तुम्हारा पक जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 9वें नंबर पे तुम्हारे लिखा इतिहास के प्रमुख स्रोत। ठीक है, देखो ये तुम्हारे सिलेबस में तो सबसे पहला टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको 9वें नंबर पे इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का 100% है कि क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन वो एकदम रटने वाला क्वेश्चन होता है। और भाई उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ रटने का है इतिहास के प्रमुख स्रोतों में, और कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं लोग। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 9वें नंबर पे ले लिया कि पहले ये पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं है कि इससे क्या मतलब है, इतिहास के प्रमुख स्रोत होते क्या। इसमें 3 चीजें तुमको पढ़नी है। देखो क्या क्या पढ़नी है मैं बता देता हूं तुमको, इन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, तुमको ध्यान रखना है। पहला जो तुमको पढ़ना है शिलालेख, सारे के सारे शिलालेख है ना राजस्थान के, वो सारे पढ़ने हैं तुमको। उसके बाद पढ़नी है प्रशस्तियां, जितनी भी प्रशस्तियां ना वो सारी तुमको पढ़नी है। ये सब लिखा नहीं है इन्होंने सिलेबस में, इन्होंने बस यही लाइन लिखी है, ये मैं तुमको बता देता हूं। उसके बाद पढ़नी है सिक्के। अब एक बात सोचो, 3 चीजें हैं, शिलालेख, प्रशस्तियां और सिक्के। क्वेश्चन आएगा 1, और भाई ये कितने हैं। ठीक है, तुम पढ़ोगे ना जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, 100 मिल जाएंगे एक के अंदर। ठीक है, तो ये है क्या, इतिहास के प्रमुख स्रोत। उसके बाद देखो ब्रिटिश संधियां, इन्होंने इतना ही लिखा है क्या, ब्रिटिश संधियां। ब्रिटिश संधियां भाई जो है एक लिस्ट बनेगी पूरी 2 पेज की। ठीक है, उसके अंदर डेट होएगी और कौन कौन सी संधि किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, तो वो डेट्स तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन संधि पूछी जाएगी कि इस जगह पे इस तरीके की संधि किन 2 आदमियों के बीच में हुई थी, एक अंग्रेज होएगा और एक इंडिया का होएगा। ठीक है, तो वो चीज है इसके अंदर आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आप या तो पूरी हिस्ट्री पढ़ो और उसके बाद में ब्रिटिश संधियां निकालो कौन कौन सी हुई थी, या फिर जो आपको कोई छांट के दे दे कि भाई ये संधि हुई थी, सीधा पढ़ के चल जाओ। ठीक है, तो ये बात है, ये आप बुक से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये आपको नोट्स में से किसी के लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं दे दूंगा कौन कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो पूरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी रामलीला क्या है, राजवंश। ये पूरा एक साइड, ठीक है, और ये एक साइड, दोनों बराबर है भाई सिलेबस। ठीक है,
इनमें से भाई क्वेश्चन आएंगे कितने तुम्हारे, कम से कम 10, ठीक है, 10 11 से 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन इन टॉपिक में से आएंगे और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जबकि अगर पढ़ने बैठोगे ना तो बराबर है भाई, पन्ने तुम्हें बराबर मिलेंगे इसके और इसके। तो ये देखो राजवंश में भाई मैं तुमको क्या सजेस्ट करता हूँ, तुम्हारे पास बच्चे 2 महीने, तुम राजवंश में सेलेक्टेड पढ़ के जाओ, पूरा मत पढ़ के जाओ। अगर पूरा पढ़ने बैठ गए तो बुक में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और समझ भी लिया तो याद नहीं रहेगा। कौन सा राजा आया, किसकी लड़ाई हुई, किसके साथ हुई, किसका बेटा कौन था, किसकी बाप कौन थी, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा था, कुछ ही समझ नहीं आएगा तुमको, ठीक है। 2-4 चीजें समझ आएगी वो भी भूल जाओगे। मैं बताता हूँ तुमको क्या पढ़ना है राजवंश में, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अपना टारगेट ही 30 नंबर का है, 40 का नहीं है ना। देखो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है क्या भाई, मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। मेवाड़ का इतिहास पढ़ना है। मेवाड़ के इतिहास में तुमको क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में 2-3 आदमी के नाम बताऊंगा, उनके बारे में पर्टिकुलर अलग से पढ़ लेना, ठीक है। या तो राजवंश पढ़ना या फिर मैं 2-3 आदमी के नाम बताता हूँ, उनमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। देखो मेवाड़ के इतिहास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे राजा है, तुमको भाई जो शिलादित्य से स्टार्ट करना है, ठीक है। शिलादित्य से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद में चलता है कहाँ तक, भूपाल सिंह तक, ठीक है। भूपाल सिंह तक पढ़ना है तुमको। सारी डेट, सारे राजा और सारों के काम, सबकी क्या खासियत है, ठीक है। दिमाग हो जाए खराब। अगर ये सारे नहीं पढ़ना चाहते ना भूपाल सिंह से और ये शिलादित्य तक, तब मैं तुमको 2 नाम बताता हूँ, उन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। पहला है राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा बड़े फेमस है, राणा सांगा और महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन इनमें से फंसेगा, ठीक है। अगर इनके अलावा किसी भी राजा के बारे में पूछा ना, कोई भी डेट पूछी, समझ लो तुम्हारा सही नहीं होगा, क्योंकि उनको याद करने में 1 साल लग जाती है, तब भी याद नहीं होते लोगों को, ठीक है। तो तुम सीधा राणा सांगा और महाराणा प्रताप पढ़ना। महाराणा प्रताप बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। एक क्वेश्चन है ना पूरी हिस्ट्री में महाराणा प्रताप से पक्का पूछा जाएगा। इसके कितने युद्ध हुए थे, किसके साथ हुए थे, कौन सी डेट पे हुए थे, वो युद्ध के नाम ही पूछे जाते हैं। 90% चांस है कि अगर तुम्हें मेवाड़ का इतिहास पूछा जाएगा तो महाराणा प्रताप के युद्ध के नाम पूछे जाएंगे, कौन सा युद्ध कहाँ पे हुआ था, किस डेट में हुआ था, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना, एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मेवाड़ के बाद में तुमको पढ़ना है मारवाड़ का इतिहास, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कौन से राजा फेमस है वो बता देता हूँ तुमको, ठीक है। देखो मारवाड़ के इतिहास के अंदर तुमको क्या पढ़ना भाई, सबसे पहले तुमको राठौड़ वंश पढ़ना है, ठीक है। मारवाड़ में तुमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तुमको पढ़ना है क्या, राठौड़ वंश, ठीक है। वंश है बहुत सारे, सबके नाम बता देता हूँ कौन कौन से तुम्हारे सिलेबस में है। राठौड़ तुमको पढ़ना भाई। उसके बाद पढ़ना चौहान, ठीक है। चौहान वंश भी है, बहुत बड़े वंश है ये, छोटे मोटे नहीं है भाई। उसके बाद कच्छावा, ठीक है। कच्छावा तुमको पूरा पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है तुमको क्या, मराठा, ठीक है। ये 4 तुमको पढ़ने भाई, 4 वंश पढ़ने कौन से, राठौड़, चौहान, कच्छावा और मराठा। और अगर ये सब नहीं पढ़ना चाहो ना अलग अलग से, तब एक पढ़ लेना कौन सा, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 आए थे, तुमको तृतीय पढ़ना है, ठीक है। कौन सा, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। जैसे महाराणा प्रताप है ना, वैसे ही भाई मारवाड़ में ये फेमस था, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। बाकी तो क्या है कि भाई 2-3 पेज में दूंगा तुम्हारे ना, उनमें जो है शॉर्ट में लिखा होगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट में लिखा होगा, वो पढ़ लेना। और अगर कुछ भी नहीं पढ़ना चाहो ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रट के चल जाना, ठीक है। सारी जो राजवंश के सारे क्वेश्चन रट के चल जाना, क्वेश्चन उनमें से आएगा, सिंपल बात बताऊँ तो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में। उसके बाद देखो भाई, ये तुम्हारे राजवंश में तुम्हारे 2 पढ़ लेना तुम, ठीक है। इसमें पूरा हो जाएगा मारवाड़ और मेवाड़ और ये सारे इसके अंदर। अब देखो कुछ आदमी के नाम में बोलता हूँ जो उन्होंने सिलेबस में लिखे नहीं है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं, और उनके बारे में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब वो देखो कौन कौन है, ठीक है। वो सीधे सीधे तुमको पढ़ने हैं, सारे के सारे लिख लेना। पहला तुमको पढ़ना है किसके बारे में, तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे के बारे में पढ़ना है। तात्या टोपे जो राजस्थान में 2 बार आया था, ठीक है। तो वो सीधा पूछ लिया, पहली बार किधर से आया था, किधर से एग्जिट किया था, दूसरी बार किधर से आया, किधर से एग्जिट किया। एक फ्लो चार्ट बनेगा पूरा कि तात्या टोपे पहले यहाँ आया, इससे लड़ाई करी, यहाँ भाग गया, इसके बाद ये चल गया। इस तरीके से पूरा फ्लो चार्ट बनेगा एक किसका, तात्या टोपे का। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद देखो स्वतंत्रता सेनानी जो थे ना, उनके उपनाम तुमको पढ़ने हैं। इन्होंने सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी तुम्हारे हुए ना, उन सब के उपनाम तुमको पता होनी चाहिए। और जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, उनको डिटेल में पढ़ना है,
ठीक है, उनमें से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तुम्हें पढ़ना भाई किसके बारे में, विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना विजय सिंह पथिक के बारे में। उसके बाद पढ़ना है अर्जुन लाल सेठी, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में तुम्हारे पास में आ जाते हैं कौन, 3 आ जाते हैं तुम्हारे पास, 3, 4 और 5 नंबर पे भाई बारठ आ जाते हैं। कौन कौन से बारठ आ जाते हैं, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ, तीनों बारठ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कई बार तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन किसका बेटा था, कौन चाचा था, कौन भतीजा था, ठीक है, तो उनमें रिलेशन क्या था वो भी तुमको पढ़ने हैं। और तीनों बारठ बड़े ही फेमस है, और 2 ये और 1 तात्या टोपे, ये 6 के बारे में तुमको डिटेल में पढ़ना है और सारे उपनाम तुमको याद रखने हैं, ठीक है। इन सब में मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले तुमको क्या करना है, इसी हिसाब से चलना, ये सब कर लो ना। उसके बाद में ये पढ़ना, और उसके बाद में जो है राजवंश में मैंने 3-4 राजाओं के नाम बताए ना, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, 3 वो पढ़ने। तो भाई ये हो गया तुम्हारे हिस्ट्री का पूरा एनालिसिस। डरने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं तुमको पर्सनल सजेशन देता हूँ, तुम क्या करना, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री को किसी भी हालत में तुमको नोट से ही पढ़ना है, ठीक है, तुम बुक में मत पढ़ना। और जो तुम्हारी ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी तुम नोट्स के भरोसे मत पढ़ना, ठीक है, नोट्स के साथ में बुक तुमको यहाँ पे रेफर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। किसमें, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में तुमको बुक खोलनी भी नहीं चाहिए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। हिस्ट्री पूरी नोट्स और ज्योग्राफी जो तुम्हारी पूरी की पूरी नोट्स और बुक दोनों के कॉम्बिनेशन से। उसके बाद में आ जाता आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को जो लोग छोड़ना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, सर 6-7 क्वेश्चन आते हैं, इतनी बड़ी आर्ट एंड कल्चर में मैं छोड़ दूंगा। मैं तुमको बोलता हूँ अगर बिल्कुल छोड़ना ही चाह रहे हो ना, तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना दिशा वाले, वो रट जाओ, ठीक है, उनको मत छोड़ना, उतने तो रट जाओ। 6-7 में से 3 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे यार प्रीवियस ईयर्स में से, तो बिल्कुल छोड़ने से बढ़िया है कि वो रट के चल जाओ। और अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, पढ़ना चाहते हो तो आर्ट एंड कल्चर को बुक में से मत पढ़ना, नोट्स में से पढ़ना। नोट्स उस आदमी के लेना जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, बढ़िया कोचिंग के नोट्स लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर किलो की बात होगी, दुर्ग की बात होगी, हवेलियों की बात होगी, एक में लंबी लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस आदमी होता है ना, उसको पता होता है किस में से क्वेश्चन आएगा, किस में से नहीं आएगा। लेकिन बुक में तो सारी दी होगी, ठीक है, तो सारी नहीं पढ़नी। इसलिए यहाँ पे भाई तुमको नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है, और हिस्ट्री के। तो ये बात होगी तुमको कहाँ से कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। पहले वीडियो में बता दिया था कैसे राजस्थान जीके याद करना। अब अपना आर्ट एंड कल्चर का एनालिसिस बचा, ठीक है, तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही भाई, धन्यवाद।